Hello dear students, today we are going to start our topic from Indian economy, that is industrial policy. A very dynamic concept, a very dynamic, you can say that the topic very crucial for our economy and very important from the competitive exam point of view, especially from the banking exam point of view or for your UPSC exams. इंडस्ट्रियल पॉलिसी अब है क्या? अब किसी भी, अब जैसे घर में भी आपके पेरेंट्स को आपका घर चलाना होता है तो कोई ना कोई पॉलिसी होती है कि घर चलाना होता है या घर की प्रोग्रेस करनी होती है कि हम इस तरह से काम करेंगे, काम आपस में डिवाइड होता है, पूरी स्ट्रैटेजी होती है कि किस तरह से काम करेंगे और किस तरह से अपने आप को अरेंज करेंगे कि हमारा घर चल सकेगा. जैसे अभी कोविड-19 की प्रॉब्लम चल रही है तो सरकार ने भी पॉलिसी अपनाई हुई है. जैसे लॉकडाउन चल रहा है तो लॉकडाउन इज ऑल्सो अ स्ट्रैटेजी या पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट. तो पॉलिसी इज नथिंग, पॉलिसी एक तरह के ऐसे स्टैंडर्ड्स होते हैं, ऐसे मेजर्स होते हैं जिसको सरकार या कोई पर्सन जो है अडॉप्ट करता है. मोस्टली गवर्नमेंट पॉलिसीज होती हैं, अडॉप्ट करता है ताकि जो हमारी इकॉनमी है या जिसके लिए वो ये पॉलिसी बना रहा है उसको वो ट्रैक पे ला पाए, उसकी प्रोग्रेस को, उसकी ग्रोथ को मेजर कर पाए. इसी तरह से इंडस्ट्रियल पॉलिसी एज द नेम सिग्निफाइज, इसके नेम से ही पता लगता है ये इंडस्ट्रियल सेक्टर से डील करती है. तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी एक इस तरह के सेट ऑफ स्टैंडर्ड हैं, मेजर्स हैं जो कि गवर्नमेंट ने सेट किए हैं ये देखने के लिए कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारा जो है वो डेवलप कर रहा है कि नहीं कर रहा. अगर नहीं कर रहा तो किस तरह से उसको डेवलप करवाया जाए. It is the government action to influence the ownership and structure of industry and its performance. It takes the form of paying subsidies or providing finance. इंडस्ट्री को सपोर्ट ही तो करना है सरकार ने, तो इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए सबसे ज़रूरत होता है पैसा. तो उसको सब्सिडी या फाइनेंस किसी और फॉर्म में, ग्रांट की फॉर्म में, लोन्स की फॉर्म में, असिस्टेंस की फॉर्म, किसी भी फॉर्म में उसको देना या उसको रेगुलेट करना इंडस्ट्री को, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, उसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी. जिसमें क्या आ जाता है, सरकार की इंडस्ट्री को लेकर क्या पॉलिसी है, क्या प्रोसीजर होने चाहिए, क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, सरकार किस तरह से इंसेंटिव प्रोवाइड कर रही है, सरकार के पॉलिसीज़ को, सरकार के रेगुलेशंस को फॉलो ना करने वालों को क्या पनिशमेंट दे रही है, एम्प्लॉयर्स के लिए क्या पॉलिसी है, एम्प्लॉय के लिए क्या पॉलिसी है, एम्प्लॉय मीन्स जो लेबर क्लास है उसके लिए क्या पॉलिसी है, फॉरेन से जो कैपिटल आनी है उसके लिए सरकार की क्या पॉलिसी है. एफडीआई एफपीआई के बारे में आपने पढ़ा ही होगा, जो फॉरेन से असिस्टेंस आती है उसको अट्रैक्ट करने के लिए सरकार क्या क्या कर रही है, एंड दैट सो ऑन. अब सरकार इंडस्ट्रियल पॉलिसी अडॉप्ट क्यों करती है? तो उसके कुछ मेन कारण हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं. स्टेडी ग्रोथ लेने के लिए, लगातार एक लेवल ऑफ ग्रोथ बनाने के लिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट जो है बेटर तरह से यूज़ हो सके उसको देखने के लिए, कंट्री के प्रोग्रेस को एक्सेलरेट करने के लिए, कंट्री को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के साथ मैच करने के लिए. अब अगर बात करें इंडिया में इंडस्ट्रियल पॉलिसी की, तो इंडिया में अब तक 6 इंडस्ट्रियल पॉलिसीज आ चुकी हैं और 7 की जो है 7 भी एक्चुअली आ चुकी है, इन वर्क है. तो अब तक अगर हम मेन की बात करें तो मेन अब तक जो है आई है वो हमारी थी जब हमारी एलपीजी की पॉलिसी आई थी, इकोनॉमिक पॉलिसी, उस टाइम पे हमारे एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी आएगी थी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991. दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ आर इंडस्ट्रीज. तो अगर टाइमलाइन की बात करें तो सबसे पहले इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी 1948 में, जिसका मेन मकसद था पब्लिक सेक्टर में से ये जो करप्शन है उसको ख़त्म करवाना, उसको प्राइवेट सेक्टर को, क्योंकि रेड टेपिज्म ख़त्म कराना, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर है वो इतनी जल्दी और इतना जो है ग्रोथ नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें फाइनेंस की ज़रूरत ज़्यादा होती है, उसमें रिस्क ज़्यादा होता है और प्राइवेट सेक्टर इतना रिस्क और इतना फाइनेंस नहीं ले सकता. ये सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही कर सकता है, और गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर के बीच में रिलेशन को सही करना. फिर आई थी हमारे पास 1956 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी, जिसमें प्राइवेट सेक्टर पे ध्यान दिया गया था. देन आई इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1977, जिसमें फ़ॉरेन की तरफ तो हमने इन्वेस्टमेंट की तरफ ध्यान देना शुरू किया, लेकिन हम उसमें ज़्यादा सफल नहीं हो पाए थे. फिर आई थी इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1980 की, 1980 की, जिसमें बात करी गई थी जीडीपी को किस तरह से बढ़ाया जाए, किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर किया जाए, लेकिन इन सब के बारे में भी हमारे बहुत सी लिमिटेशन थी. फिर आई 1990 और 1991 की पॉलिसी. 1991 की पॉलिसी हमारी एलपीजी की पॉलिसी को बेस करके ही जो है बनाई गई थी. नाउ अब हम इनको एक एक करके हर एक को डिस्कस करेंगे. सबसे पहले बात करते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948 की.
इसमें स्टेट का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में एंटरप्रेन्योर और अथॉरिटी के रूप में बात की गई थी। इसने जो है इंडियन इकोनॉमी को मिक्स्ड इकोनॉमी डिक्लेयर कर दिया था। तो अंडरलाइन दिस पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसने इंडियन इकोनॉमी को मिक्स इकोनॉमी डिक्लेयर कर दिया। इसमें स्मॉलर कॉटेज इंडस्ट्रीज जो थी उस पर इंपॉर्टेंस दी गई। गवर्नमेंट की जो रेस्ट्रिक्शन थी फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे उनको बढ़ा दिया गया ताकि प्राइवेट सेक्टर कॉम्पिटिटिवली काम कर पाए। इसने इंडस्ट्रीज को मेनली 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, क्लासीफाई किया इसने इंडस्ट्रीज को 4 पार्ट्स में। फर्स्ट थी स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री, जो कि मेन इंडस्ट्री होती है और सारी की सारी स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री जो है पब्लिक सेक्टर के अंडर रख दी गई, जैसे आर्म्स एंड एम्यूनेशन, एटॉमिक एनर्जी, रेल, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा। देन आई हमारी की इंडस्ट्री, जो थी तो पब्लिक सेक्टर के अंदर लेकिन उसमें प्राइवेट सेक्टर को भी रोल दिया गया था। की इंडस्ट्री का मतलब होता है बेसिक इंडस्ट्री, जैसे ऑयल हो गया, आयरन हो गया, जो कि किसी और इंडस्ट्री को चलाने के लिए उसका सपोर्ट जो है, उसका बेस जो है प्रोवाइड करती है, जैसे शिप बिल्डिंग, टेलीफोन, टेलीग्राफ, वायरलेस, कोल, आयरन एंड स्टील, एयर मैन्युफैक्चरिंग, वायरलेस ऑपरेटर्स, मिनरल ऑयल, इन सबको की इंडस्ट्रीज कहा गया। ये 6 इंडस्ट्रीज थी। इन इंडस्ट्री को सेट तो गवर्नमेंट ने करना था, लेकिन इसको कंट्रोल और चलाने का जो लाइसेंस है, जो हक है, वो प्राइवेट सेक्टर को दे दिया गया था। थर्ड आई थी हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री जो पूरी की पूरी तरह प्राइवेट सेक्टर के अंदर थी, लेकिन उस पर इनडायरेक्टली सरकार का जो कंट्रोल था। इसमें 18 इंडस्ट्रीज थी, जिनमें से कुछ थी हैवी केमिकल, शुगर, टेक्सटाइल, वुलन, सीमेंट, पेपर, सोल्ट, मशीन, फर्टिलाइजर, रबड़, एयर, सी ट्रांसपोर्ट, मोटर, ट्रैक्टर, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। ये इंडस्ट्री जो है प्राइवेट सेक्टर के अंडर ही थी, लेकिन सरकार से कंसल्ट करने के बाद ही जो है उनको काम दिया जाता था, उनको काम करना पड़ता था। नेक्स्ट इज अदर इंडस्ट्रीज। अदर इंडस्ट्रीज ऐसी इंडस्ट्रीज जो प्राइवेट और कोऑपरेटिव सेक्टर, जो पूरी तरह से गवर्नमेंट सेक्टर ने छोड़ दी थी और पूरी तरह से प्राइवेट सेक्टर के अंडर जो है कर दी गई थी। इसमें वो सारी इंडस्ट्रीज आती थी जो ऊपर 3 नहीं आई। ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन एक्ट जो है, डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951 में पास हुआ, जिसमें इंडस्ट्री पॉलिसी रेजोल्यूशन 1942 को पास किया गया। होता कि तो इंडिया में तो वैसे ही ऐसा होता है, वैसे भी इंडस्ट्री पॉलिसी जो है बन पहले जाते हैं और उनको पास होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। चाहे आप इंडिया की बात करो, चाहे आप कहीं की भी बात करो, कहीं ज़्यादा लग जाता है, कहीं कम लग जाता है। फिर आई हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 की, IPR 1956। गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी को रिवाइज किया। इसको इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, या बाइबल ऑफ स्टेट कैपिटलिज्म, क्योंकि अब पहले जो था पूरा प्राइवेट सेक्टर के, पब्लिक सेक्टर के अंदर था, अब प्राइवेट सेक्टर की तरफ ध्यान दिया गया। बाइबल ऑफ स्टेट कैपिटलिज्म, बाइबल क्या, जिसमें पूरा, जैसे हमारी बाइबल है रिलीजियस बुक, जिसमें लिखा हुआ है दुनिया कैसे चलेगी, दुनिया कैसे बनी और दुनिया में क्या क्या है और कैसा है और क्या होना चाहिए, उसमें बताया गया है। मतलब एक पवित्र ग्रंथ जिसमें दुनिया की सच्चाई बताई गई है। सेम इसी तरह से स्टेट कैपिटलिज्म यह है, यानी प्राइवेट सेक्टर की बाइबल इसको कहा जाता है, क्योंकि इसमें कहा गया था कि प्राइवेट सेक्टर को आगे बढ़ने देना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर के बिना जो है ये दुनिया नहीं चल सकती। इसने एम्फेसाइज किया टू एक्सटेंड दी पब्लिक सेक्टर, कोऑपरेटिव सेक्टर बनाना, ओनरशिप जो है प्राइवेट सेक्टर में वो अलग कर देना। ओनरशिप अलग करने का मतलब होता है, जैसे आजकल की इंडस्ट्रीज है वो कैसे हैं, उनको ओन तो कोई और करता है लेकिन उसको कंट्रोल और मैनेज कोई और करता है। जैसे यू कैन डिस्कस अबाउट अ कॉलेज। कॉलेज में क्या होता है, एक प्रिंसिपल होता है, लेकिन वो प्रिंसिपल सैलरीड पर्सन होता है एक तरह से, क्योंकि उसको जो सैलरी है वो मिलती है, लेकिन जो इंस्टीट्यूशन है ही और शी इज नॉट द ओनर ऑफ द इंस्टीट्यूशन। लाइक ऑल अदर एम्प्लॉयज, ही और शी इज ऑल्सो एन एम्प्लॉय। यू कैन टेक योर ओन कॉलेज। आपके जो प्रिंसिपल मैम है, शी इज़ नॉट द ओनर ऑफ द कॉलेज, शी इज़ जस्ट एन एम्प्लॉय। वो मैनेज कर रहे हैं कॉलेज को, ओनरशिप उसकी किसी और के पास है। सो ओनरशिप जो है और मैनेजमेंट जो है उसको अलग कर दिया गया। और ये ऐसा क्यों किया गया था, ताकि प्राइवेट मोनोपोलिस्ट जो हैं आगे ना बढ़ पाए। अब मोनोपोलिस्ट क्या होती हैं, actually this is the concept of microeconomics. If you are studying industrial policy, that means you have studied the microeconomics. तो microeconomics में आपने पढ़ा होगा, एक मार्केट होती है जिसका नाम होता है मोनोपोली। मोनोपोली एक ऐसी मार्केट सिचुएशन होती है जिसमें एक ही सेलर होता है और खरीदने वाले बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। अगर ओनर और जो मैनेजर है, चलाने वाला और कंपनी को ओन करने वाला एक ही पर्सन होगा, तो उसकी अपनी मर्जी चलेगी, कंपनी में काम अपने हिसाब से वो करेगा, लेकिन उसकी मोनोपोली बन जाएगी। लेकिन अगर हम ओनरशिप और मैनेजमेंट को अलग कर दें तो हम इस तरह से उसके मोनोपोली बनने से रोक सकते हैं। 1956 के बाद
हमारी जितनी भी पॉलिसी आई 1991 तक, उन सभी पॉलिसीज में कहीं ना कहीं 1956 की पॉलिसी का जो रोल था। इस पॉलिसी ने इंडस्ट्रीज को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, 3 शेड्यूल्स में डिवाइड कर दिया, शेड्यूल 1, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी एंड शेड्यूल सी। शेड्यूल 1 में 17 इंडस्ट्रीज थी जो पूरी तरह से स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। शेड्यूल बी में 12 इंडस्ट्रीज थी जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों के अंडर थी। शेड्यूल 3 की अगर हम बात करें तो शेड्यूल 3 जो था, सी जिसको कहा गया, उसमें इन दोनों को छोड़कर जितनी भी इंडस्ट्रीज थी वो पूरी तरह से प्राइवेट सेक्टर के अंडर दे दी गई। हाउएवर स्टेट को रिजर्व कर दिया गया कि किसी भी तरह की इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इस तरह से शुरू नहीं कर सकती विदाउट स्टेट कंसल्टेंट्स। दिस प्रोविजन फॉर पब्लिक सेक्टर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, फॉरेन इन्वेस्टमेंट टू मीट न्यू चैलेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, इसको अलग अलग स्टेटमेंट यानी जो अलग अलग पॉलिसी आई उसमें चेंज करता गया। तो इसमें क्या किया गया, इस कॉटेज और स्टील इंडस्ट्री की, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की तरफ ध्यान दिया गया। इंडस्ट्रियल पीस यानी लड़ाई झगड़ा ना हो, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में किस तरह का कन्फ्लिक्ट ना हो, इसको खत्म करने की तरफ कोशिश की गई। लेकिन इसने प्राइवेट सेक्टर के रोल को इतना अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं किया था, इसने कहीं ना कहीं उसको अभी भी कंट्रोल रखा था। इसी वजह से जो है, क्योंकि इसमें लाइसेंस वगैरह आते थे, लाइसेंस आपको लेना पड़ता था प्राइवेट सेक्टर में अगर आप इंडस्ट्री सेट कर रहे हो। अभी मैंने बताया था 1991 की पॉलिसी एलपीजी की पॉलिसी के बाद आई थी, तो उसी में डी लाइसेंसिंग भी हो गई थी। अब इंडस्ट्रियल लाइसेंस होता क्या है, किसी नई इंडस्ट्री को खोलने के लिए या इंडस्ट्री के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए आपको सरकार से एक परमिशन लेनी पड़ती है, एक लाइसेंस लेना पड़ता है। जैसे सड़क में आपको गाड़ी चलानी है तो यू शुड हैव अ लाइसेंस कि आप एलिजिबल हो व्हीकल चलाने के लिए, तो आपको लाइसेंस मिल जाता है। सेम इसी तरह से अगर आपको इंडस्ट्री सेट करनी है तो आपको गवर्नमेंट से जो है लाइसेंस लेना पड़ेगा। अब आई इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1977 की। अब जनता गवर्नमेंट जो है रोल में आ चुकी थी, जनता गवर्नमेंट की जो है सरकार बन चुकी थी, तो उसने पार्लियामेंट में अपनी पॉलिसी भेजी जिसका नाम था इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट 1977। इसका मेन मोटिव था कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो हैं उनको डेवलप करने की तरफ ध्यान देना। इसमें मेन डिसेंट्रलाइजेशन की बात की गई थी। नाउ व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन? अपनी वीडियो में मैंने आपको डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग पहले भी बताया हुआ है, येट आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है, वैसे पहले क्या होता था कि कोई भी अगर डिसीजन लेना है तो सरकार, गवर्नमेंट जो है मेन, अगर आप बात करो दिल्ली की सरकार, अगर आप हमारी बात करते हो, दिल्ली की सरकार डिसाइड करती थी क्या होगा, फिर बाकियों को वो चीज़ पहुंचती थी। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, जैसे अभी क्या है, पंचायतें भी पार्ट लेती हैं कि कहाँ पे क्या होना चाहिए। तो अभी जो है छोटे लेवल से शुरू हो रहा है और छोटे लेवल से होते होते दिल्ली की सरकार तक बात जाती है कि यहाँ पे इस चीज़ की ज़रूरत है तो आपको ये करना पड़ेगा। तो डिसेंट्रलाइजेशन मतलब जहाँ पे एक सेंट्रल अथॉरिटी थी उसको ख़त्म कर दिया जाता है और जो डिसीजन है वो छोटे लेवल से शुरू किया जाता है, जिसमें लोकल बॉडीज़ को, लोकल पर्सनस को, प्राइवेट पर्सनस को भी इंक्लूड किया जाता है। इसने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को प्रायोरिटी दी, इसने एक नया कंसेप्ट दिया टाइनी यूनिट का, छोटे छोटे यूनिट्स का। इस पॉलिसी ने एमएनसीज पे काफ़ी तरह के रिस्ट्रिक्शन लगा दी, क्योंकि अगर एमएनसीज रहेंगी, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस रहेंगी लाइक डोमिनोज, लाइक केएफसी, पेप्सी, कोला, लिम्का, ये जब तक रहेंगी यू कैन से दैट आपके जो लोकल बॉडीज होंगी वो डेवलप नहीं कर पाएंगी। इसमें स्मॉल स्केल सेक्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, कॉटेज एंड हाउस होल्ड सेक्टर जो थोड़ी बड़ी हो, टाइनी सेक्टर जो थोड़ी छोटी हो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो काफ़ी छोटी, यानी घरों पे ही जो शुरू की जाती है। 1977 की पॉलिसी ने डिफरेंट एरियाज बताए लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल सेक्टर के। इसने रेस्ट्रिक्ट कर दिया लार्ज बिजनेस स्केल हाउसेस का, क्योंकि इसका जो है मेन फोकस ही जो था वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पे था, कॉटेज इंडस्ट्री पे था, टाइनी इंडस्ट्री पे था। इसमें जो लेबर में अनरेस्ट थी, क्योंकि वर्कर्स की पार्टिसिपेशन जो है वो नहीं थी पहले, उनके हक को सुनने वाला कोई नहीं था सेंट्रलाइजेशन की होने की वजह से, तो उसको कम करने पे इसने ध्यान दिया, क्योंकि इसने बात करी थी डिसेंट्रलाइजेशन की, यानी वर्कर से शुरू किया जाए कि वो क्या चाहता है। लेकिन यहाँ पे भी जो लार्ज स्केल यूनिट्स हैं उनकी पोजीशन काफ़ी डोमिनेंट होती है, मतलब एक बड़ा रुतबे वाला कोई अगर इंडस्ट्रियलिस्ट है तो आप उसको जल्दी जो है कर्ब नहीं कर सकते, उसको इकोनॉमी से वॉश आउट नहीं कर सकते उसके इफेक्ट को, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। फिर आई इन क्रिटिसिज्म को ध्यान में रखते हुए इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट 1980 की। इसमें बात करेगी इकोनॉमिक फेडरेशन की, कि पब्लिक सेक्टर की एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए और जो पिछले 3 सालों से यानी 77 से लेकर 1980 तक इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में चेंजेस आए हैं वो अच्छे नहीं हैं, तो उसको रिवर्स किया जाए, उसको किस तरह से ख़त्म किया जाए उन साइड इफ़ेक्ट्स को।
इसने कहा कि डोमेस्टिक मार्केट में कंपटीशन बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर कंपटीशन बढ़ेगा तो ही आप जो है बाकियों से अलग बढ़ सकते हो और अपनी क्वालिटी को अच्छा कर सकते हो। जैसे क्लास में भी अगर कंपटीशन होगा तो कोई एक बच्चा दूसरे बच्चे से कम्पीट करेगा, अगर क्लास में कंपटीशन ही नहीं होगा तो वो बच्चे के अंदर जो है कंपटीशन की फीलिंग नहीं रहेगी, वो लाइफ में आगे कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो कंपटीशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। इस पॉलिसी की वजह से MRTP एक्ट, मोनोपोली रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट और फेरा जो है इंट्रोड्यूस किए गए थे, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। इसमें क्या किया गया था, MRTP एक्ट के अंदर मोनोपोलीज पे कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाने की बात करी गई थी, एंड फेरा के अंदर जो आपकी प्रोड्यूस है उसको, वो जो बाहर जा रहा है उसको रेगुलेट करने के बारे में बात करी गई थी। ऑब्जेक्टिव इसका था इंडस्ट्रियल सेक्टर को लिबरलाइज करना ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़ सके और कॉम्पिटिटिवनेस जो है इकोनॉमी की, इंडस्ट्रियल सेक्टर की इंक्रीज हो सके। इस पॉलिसी की वजह से कॉम्पिटिटिव एक्सपोर्ट बेस्ड और एनकरेजिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है हाई टेक्नोलॉजी में हो पाई, क्योंकि अब हमें कंपटीशन बढ़ाना था। और दूसरी बात, हमें वो कंपटीशन क्यों बढ़ाना था, हमने अपने सामने वाले जो कॉम्पिटर है हमारा, उससे कम्पीट करना था। उसकी वजह से हमारा जो प्रोड्यूस है काफ़ी अच्छा हो सका, जो कि एक्सपोर्ट भी किया जा सका। अब आई न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 की। 1991 में जब हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं थी, इकोनॉमी काफ़ी इनस्टेबल थी, तब एक लिबरलाइज्ड पॉलिसी आई। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था एफिशिएंसी और ग्रोथ को इंक्रीज करना। नाउ ये मैंने बार बार बोल रही हूँ, एलपीजी की पॉलिसी के साथ आई थी। तो व्हाट इज एलपीजी? एलपीजी मीन्स लिबरलाइजेशन, गवर्नमेंट का कंट्रोल हटा दो, बी लाइसेंसिंग को कम कर दो या खत्म कर दो। पी मीन्स प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट सेक्टर का रोल जो है गवर्नमेंट सेक्टर से इकोनॉमी में ज़्यादा होना चाहिए। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है आपकी इकोनॉमी वर्ल्ड की किसी भी इकोनॉमी के साथ जो है कम्पीट कर सके। इसी पॉलिसी की वजह से जो डोमेस्टिक फर्म्स हैं वो एमएनसीज के साथ कम्पीट जो है कर पाई हैं। अब ये पॉलिसी क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिसी है तो उसके कुछ फीचर्स हैं, जैसे डी रिजर्वेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर। अभी हमने पढ़ा कि प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया था तो पब्लिक सेक्टर का रोल जो था वो काफ़ी कम कर दिया गया। अभी सिर्फ 2 सेक्टर्स, एटॉमिक एनर्जी और रेलवेज को छोड़कर सारे के सारे पब्लिक सेक्टर के अंडर हैं। अब रेलवे पब्लिक सेक्टर के अंडर आया, होप आपको पता होगा। कभी आपने सुना किसी प्राइवेट सेक्टर की, अंबानी की, टाटा की, बिरला की प्लेन्स हैं, लेकिन क्या आपने सुना किसी की रेलवे है? नहीं, रेलवे सिर्फ एक ही है, इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवे। तो रेलवे ऑपरेशंस जो है एंड एटॉमिक एनर्जी जो है वो अभी तक प्राइवेट पब्लिक सेक्टर के अंडर है, प्राइवेट सेक्टर के पास नहीं गया। बाकी जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं इनको दोनों को छोड़कर सारी की सारी पे प्राइवेट सेक्टर को जो है राइट्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं। डी लाइसेंसिंग, अभी मैंने बताया जब लिबरलाइजेशन की बात की, लाइसेंसिंग जो है ख़त्म कर दी गई। अगर छोटी इंडस्ट्रीज है तो उसके लिए आपको बार बार लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। वो कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जिनमें इस वक्त लाइसेंस लेने की ज़रूरत पड़ती है? सिर्फ इन 4 को छोड़कर कहीं पे भी आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। लुक, ये जो जितनी इंडस्ट्रीज रह गई हैं पब्लिक सेक्टर के अंदर, ये सारी की सारी इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से, नेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रूशियल हैं, इसलिए इनको अभी भी रेस्ट्रिक्शन के अंडर रखा गया है। डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर को जो है डिसइन्वेस्ट कर दिया गया, यानी उसको सेल कर दिया गया प्राइवेट सेक्टर को। लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इससे पहले जो है 1991 से पहले फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर आपको अट्रैक्ट करनी है तो आपको इंडिया के गवर्नमेंट ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे काफ़ी तरह का रेस्ट्रिक्शंस लगाई हुई थी। 1991 की पॉलिसी में इन रेस्ट्रिक्शन को जो है ख़त्म कर दिया गया। फॉरेन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट, फॉरेन के साथ कई तरह के टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट किए गए। MRTP एक्ट जो है उसको अनाउंस किया गया। PSU की मैनेजमेंट्स को प्रोफेशनलाइज किया गया। जो सिक PSUs थे, यानी कि जो लॉस में थे या लॉस में जाने वाले थे, उनको ख़त्म कर दिया गया, जिसकी वजह से PSUs और कंसर्न मिनिस्ट्री का जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करने का जो स्कोप है वो बढ़ गया। FDI लिमिट का मतलब होता है फॉरेन से अगर आप इन्वेस्टमेंट डिमांड कर रहे हो तो उसकी लिमिट जो है बढ़ा दी गई। 100% आप जो है अब किसी भी इंडस्ट्री में डिमांड कर सकते थे, उसको बढ़ा सकते थे। फॉरेन इन्वेस्टमेंट की सीलिंग जो है पहले 40% थी, अब 50% कर दी गई है। कुछ कन्वर्टेबिलिटी क्लोज के केस में जब किसी फर्म को लोन प्रोवाइड किया जा सकता है, पार्ट ऑफ लोन कैन बी कन्वर्टेड टू इक्विटी ऑफ द कंपनी, बैंक वांट द लोन इन स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। इस चीज़ को भी ख़त्म कर दिया गया। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को ख़त्म कर दिया गया। सिर्फ 18 इंडस्ट्री शुरू में रह गई थी, जिसमें से अभी जो है सिर्फ 2 बची हैं। MRTP एक्ट जो है इंट्रोड्यूस किया गया, जो पहले ही किया जा चुका था, अब उसको भी थोड़ा ढीला कर दिया गया कि ट्रेड प्रैक्टिस को लेकर जो चेंजेस हैं वो ख़त्म किए जा सके।
नाउ व्हाट आर द आउटकम्स ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी। अब इतनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी आपने अपनाई, हमने कहा 1991 की पॉलिसी जो थी काफ़ी ज़्यादा कारगर रही। तो इस पॉलिसी के साथ क्या हुआ, जो कोटा राज था, लाइसेंस सिस्टम था, वो ख़त्म हो गया, जिसकी वजह से काफ़ी ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स जो हैं, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स का मतलब होता है लाइसेंस वगैरह लेने की वजह से काफ़ी जो है रुकावटें आई थी, वो ख़त्म हो गई। पब्लिक सेक्टर का रोल लिमिटेड होने की वजह से गवर्नमेंट पर से बाहर हट गया और प्राइवेट सेक्टर का जो है बाहर बढ़ गया। बाहर बढ़ गया मतलब उसकी जो है इन्वॉल्वमेंट बढ़ गई। इसकी वजह से कंपटीशन इंक्रीज हुआ। जब कंपटीशन इंक्रीज होता है तो सप्लाई इंक्रीज होती है, और जब सप्लाई इंक्रीज होगी, क्वालिटी इंक्रीज होगी, तो उसकी जो है प्राइजेस भी कम हो जाएंगे। इस पॉलिसी ने स्पेशल एफर्ट्स दिए एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करने की वजह तरफ। काफ़ी एक्सपोर्ट जो सेक्टर्स हैं उनकी तरफ ध्यान दिया गया, और एक्सपोर्ट सेक्टर को इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी हुआ था। नाउ कमिंग टू द रिसेंट पॉलिसी 2018 में, बैक इन 2 years, 2 साल भी नहीं हुए अभी, तो एक नई पॉलिसी आई है जो कि 27 year old जो हमारी 1991 की पॉलिसी है उसको चेंज करने के लिए आई है, और कुछ रेगुलेशंस जो अभी भी लगी हुई हैं प्राइवेट सेक्टर पे उसको कम करके टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए आई है। अब ये पॉलिसी की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, ताकि वर्ल्ड डायनामिक है, डायनामिक वर्ल्ड के साथ अगर आपको इंगेज करना है तो रिफॉर्म्स की ज़रूरत जो है हमेशा पड़ती है, टू रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। तो उसके लिए हमें इसकी ज़रूरत जो है पड़ी। अब इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे कुछ कंस्ट्रेंट्स भी हैं जिसकी वजह से हम जो है ग्रो नहीं कर पा रहे। वो कौन से कंस्ट्रेंट हैं? सबसे पहले इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है। जस्ट थिंक इन योर माइंड कि आपने एक इंडस्ट्री सेट करनी है तो आपको सबसे पहले क्या चाहिए होगा। क्या बनाओगे ये तो बाद में बात आती है, सबसे पहले आपके दिमाग में बात आएगी इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडस्ट्री सेट करनी है तो आपको इंडस्ट्री सेट करने के लिए एक लैंड चाहिए, इंडस्ट्रीज में प्रोड्यूस करने के लिए आपको मशीन्स चाहिए। तो हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि जो हाई क्वालिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, अच्छी क्वालिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वो हाई कॉस्ट का होता है, और हम इतनी कॉस्ट अफोर्ड ना करने जाने की वजह से, कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस की वजह से हमारे जो गुड्स हैं वो ग्लोबल मार्केट में compete नहीं कर पाते। रेस्ट्रिक्टिव लेबर लॉज, हमारे जो लेबर लॉज हैं, लेबर को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी सिक्योरिटी के लिए जो लॉज हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं, रेगुलर बेसिस पे नहीं है। लेबरर्स जो हैं, एम्प्लॉयज़ जो हैं एम्प्लॉयज़ को रेगुलर बेसिस पे हाइड नहीं करते। आज भी एडहॉकिज्म, टेम्परेरी जो है जॉब्स चलती हैं, जिसकी वजह से उनको जो है डिस्करेजमेंट होती है, जिसकी वजह से वो जो है इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने में हेल्प नहीं कर पाते। कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस इन्वायरमेंट, हमारा जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और टाइम टेकिंग है, जिसमें प्रोड्यूस के बनकर उसको मार्केट तक पहुंचने में, क्लियरेंस सेल होने में, स्टॉक खत्म होकर नया स्टॉक बनने में, उस स्टॉक के खत्म होने में काफ़ी टाइम लग जाता है, जो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। स्लो टेक्नोलॉजी अडोप्शन, क्योंकि हमारे पास इतनी स्किल्ड लेबर नहीं है, तो हम अगर कोई टेक्नोलॉजी फॉरेन से लेते भी हैं या अपनी डेवलप करते भी हैं तो उसको अडॉप्ट करने में हमें टाइम लग जाता है, और हमारे लेबर की प्रोडक्टिविटी कम होने की वजह से हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एफिशिएंट नहीं हो पाती, और टेक्नोलॉजी इनएफिशिएंट होने की वजह से हमारी कॉस्ट बल्कि बढ़ जाती है। लो प्रोडक्टिविटी, हमारे जो वर्कर्स हैं, हमारे यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की, छुपी हुई बेरोजगारी। जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा लेबर लगे होते हैं, और अगर नहीं भी हैं, उतने भी लगे हुए हैं, तो हमारे यहाँ जो है वो प्रोडक्टिविटी वर्कर्स की इतनी ज़्यादा नहीं है। और प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कितना आप प्रोड्यूस कर पा रहे हो। प्रोडक्टिविटी जो है वैल्यू एडिड पर वर्कर, मतलब कितने वर्कर ने कितना प्रोड्यूस किया, उससे मेजर की जाती है। और इंडिया की जो प्रोडक्टिविटी है, अगर हम चाइना से कंपेयर करें तो चाइना का सिर्फ 1/3 पार्टी हमारे वर्कर की प्रोडक्टिविटी है। चैलेंज फॉर ट्रेड, अब मान लो हमने प्रोड्यूस कर भी दिया, उस चीज़ को वर्ल्ड मार्केट में बेचना भी हमारे लिए एक कंपटीशन है, क्योंकि वहाँ पे चाइना के प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं और चाइना के प्रोडक्ट्स चीप होते हैं, तो हमारे प्रोडक्ट का कंपटीशन नहीं कर पाते। नो डाउट क्वालिटी में हम लोग अच्छे होते हैं, बट मोस्टली पीपल प्रेफर चीज़ हमें सस्ती मिल जाए, तो वो चीप प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो है इस टफ कंपटीशन को फेस हम नहीं कर पाते और हम जो है ट्रेड में पीछे रह जाते हैं। इनएडिक्वेट एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इनोवेशन, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, अगर पैसा है भी तो गवर्नमेंट इज इग्नोरिंग द रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू हमारी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, टू डेवलप आर इकोनॉमी, टू टेक आर इकोनॉमी बैक टू द रोड,
जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्चा करना चाहिए वो हमारे यहाँ पूरा नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ क्योंकि जो पब्लिक प्रोजेक्ट्स होते हैं उनका जेस्टेशन पीरियड यानी उनका जो रिटर्न का पीरियड है वो लंबा होता है और रिजल्ट जो है अनसर्टेन होते हैं, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, जिसकी वजह से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट उस सेक्टर में डेवलप नहीं कर पाता, उस सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं करता क्योंकि रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती। और पब्लिक सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट है वो इतनी ज़्यादा चाहिए होती है कि वो फंडिंग नहीं हो पाती। जो 2018 की पॉलिसी है उसका एक मेन एम है कि आने वाले 20 सालों में 2 डिकेड्स में जॉब्स ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट करना, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करना ताकि फॉरेन ट्रेड डेवलप हो सके और फॉरेन से इन्वेस्टमेंट जो है वो अपने इकॉनमी में, अपने इंडिया में अट्रैक्ट करने। कितना टारगेट रखा है इसने इन्वेस्टमेंट का? $100 बिलियन जो है फॉरेन की मनी जो है हमने अपनी इकॉनमी में इन्वेस्ट करवानी है। अब अगर एम्स की बात करें तो इसका जो है ये नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी के बारे में ही बात करती है। इसका मेन एम है इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, इंडस्ट्रियल सेक्टर में इकॉनमी को आगे लेके जाना। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन ने जो है एक डिस्कशन पेपर भी दिया है जिसपे फीडबैक की बात करी गई है। इंडस्ट्री में क्या क्या चैलेंजेस हो रहे हैं उस बारे में बात करना। 6 थीमेटिक फोकस ग्रुप्स की इसमें बात करी है जिसमें MSMEs आ जाती हैं, मिडल एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आ जाती हैं, टेक्नोलॉजी आ जाता है, बिजनेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट, ट्रेड, फिजिकल पॉलिसी, स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट की जो है बात करी गई है कि इन सब चीज़ों की तरफ ध्यान देंगे तो हमारी इंडस्ट्री अपने आप ही डेवलप हो जाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे एक टास्क फोर्स बनाई गई है जिसका मेन काम है पॉलिसी के इनपुट्स प्रोवाइड करना। अब अगर ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो सब्जेक्टिव का मतलब है ग्रेटर स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट विद वर्ल्ड के साथ एंगेजमेंट बनाने के लिए जो है इसको इंक्रीज करना, इस पे ध्यान देना। अभी हमने पढ़ा मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी बनाना, इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग हब है, डिस्कशन पेपर आया है, फोकस ग्रुप इसके कौन से हैं, टास्क फोर्स भी इस पे आई है। अब मेजर कंसर्न्स, दीज आर जस्ट द चैलेंजेस जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं, बस मुझे अच्छा लगा तो मैंने इसको यहाँ पे दे दिया। पॉलिसी प्रपोजल, सरकार ने कौन कौन से प्रपोजल्स दिए हैं इस पॉलिसी को इन वर्क लाने के लिए, क्या तर्क दिए हैं उसने। स्मार्ट टेक्नोलॉजी अगर आप यूज़ करोगे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, तो आप एडवांस मैन्युफैक्चरिंग जो है कर सकते हो। अगर आप एडवांस मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो आप काफ़ी जगह FDI को अट्रैक्ट कर सकते हो। अगर आप FDI को एड्रेस करोगे तो हमारी जो जॉब क्रिएशन की प्रॉब्लम है फॉर्मल सेक्टर में वो ख़त्म हो सकती है, हमारी इंडस्ट्री की कॉम्पिटिटिवनेस इंक्रीज होगी। हमारे यहाँ अगर इंडस्ट्री इंक्रीज होगी तो फंड्स की ज़रूरत पड़ेगी, इसके लिए हमारे यहाँ जो है बैंकिंग सेक्टर डेवलप होगा और क्रेडिट रेटिंग मैकेनिज्म जो है वो डेवलप कर सकती है सरकार। मल्टीलेटरल या बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स पे जो रेस्ट्रिक्शन है उनको सरकार जो है ख़त्म कर सकती है। जॉब एम्प्लॉयमेंट बढ़ा सकती है, इंडस्ट्रियल वेस्ट को जीरो कर सकती है, FDI पॉलिसी को दोबारा रिव्यू कर सकती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो रिसर्च है वो हो सके। अब इन सब के बाद इंडस्ट्रियल पॉलिसी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, उन लिमिटेशंस को पढ़ते हैं। स्टैग्नेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, काफ़ी सालों से 1991 से ही एक्चुअली अगर हम 27 ईयर्स ओल्ड बैक से बात करने की कोशिश करें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर स्टैग्नेंट है। स्टैग्नेंट का मतलब होता है वहीं स्थिर हो गया है, जितना पहले था अब भी उतना ही है। इंडस्ट्रियल पैटर्न में कई तरह की डिस्टोर्शंस आ गई हैं लिबरलाइजेशन आने की वजह से। लेबर जो है अब डिस्प्लेस हो चुकी है क्योंकि इंडस्ट्रियल पॉलिसी में हमने बात करी मॉडर्नाइजेशन की। जब आप मॉडर्नाइजेशन करोगे तो आप इंडस्ट्रीज ला सकते हो। तो अब क्या हुआ है, हमारी जो लेबर है उसकी जगह मशीन्स ने ले ली है। एब्सेंस ऑफ इंसेंटिव फॉर रेजिंग एफिशिएंसी, अभी हमने ये कह तो दिया कि एफिशिएंसी कम है, पर एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट बढ़ानी पड़ेगी और इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए कंजम्पशन लेड ग्रोथ देनी पड़ेगी, जो कि जिसके लिए इंसेंटिव उनको नहीं मिल पाते। वेगली डिफाइंड इंडस्ट्रियल लोकेशन पॉलिसी, इसमें जो है लोकेशन पॉलिसी के डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स की बात नहीं करेगी जिससे कि इन्वायरमेंट पे भी फर्क पड़ सकता है। नाउ इज डिफरेंस बिटवीन फैमा एंड फेरा। फैमा जो है वो 1999 में आया था, फेरा जो है 1974 में आया था। वैसे तो ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी का पार्ट नहीं है, बट ऊपर हमने फैमा के बारे में पढ़ा है, तो वी शुड नो अबाउट द फेरा एंड फैमा। फैमा में जो है करंट अकाउंट के बारे में बात की जाती है, फेरा में करंट अकाउंट की बात नहीं की जाती। फैमा में 48 प्रोविजंस है, फेरा में 81 प्रोविजंस है। फैमा में
ऑथराइज्ड पर्सन क्या होता है उसकी अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन की गई है और उनमें बैंक्स को भी इंक्लूड किया गया है। फेरा में जो है ऑथराइज्ड पर्सन की डेफिनेशन दी गई है पर इसमें बैंकों को इंक्लूड नहीं किया गया, ये नैरो डेफिनेशन को यूज़ करता है। एंड सो ऑन आर द डिफरेंसेस बिटवीन फेरा एंड फेमा। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी कहीं भी डाउट है तो डू कमेंट मी, डू मैसेज मी एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू।